हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1913, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही लैंडमार्क ईयर है साइंस के फील्ड में, जिसने साइंस को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर की लेक्चर नंबर 5, जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में आज होने वाली है। तो फिर आप इस पूरी वीडियो को सुनिए और उसके बाद आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा कि कितनी कितनी प्यारी प्यारी बातें आपको आज साइंस के बारे में मालूम चली हैं। तो बेटा हम कहानी वही शुरू करेंगे 1911 से, जहां पर हम लास्ट वीडियो में छोड़ के आए थे, जहां पर रदरफोर्ड साहब ने एटम का स्ट्रक्चर दिया था और कहा था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके बोल दिया था कि एटम जो है एक हार्ड मास कंटेन करता है न्यूक्लियस के अंदर, और क्या करता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इस तरीके से घूम रहा होता है, स्पाइरल वे में, स्पाइरल पाथ में। ये तो एटम रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं लास्ट वीक लेक्चर से। देखो 1913 में क्या क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नील्स बोर साहब ने अपना बोर का मॉडल दिया, हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस किया, और आपको मालूम है यहीं पर ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोर साहब ने और मोजले साहब ने मिलकर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया बेटा। पुराने पीरियोडिक लॉ को कि जो बेस था, फाउंडेशन था, मेन पार्ट, वही चेंज कर दिया। तो सोचो 1913 कितना, और पीरियड टेबल तो भैया बेस है केमिस्ट्री का। और इसी वक्त में फ्रेडरिक सोडी साहब ने आइसोटोप की डिस्कवरी कर दी। आइसोटोप रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक? और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी इसी ईयर में हुआ था, जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, साइंस का अब तक का सबसे कूलेस्ट एक्सपेरिमेंट है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जहां पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जैक्ट चार्ज निकाला था। वो भी 1913 की में ही बात है। और बहुत बड़ी बात ये हुई थी कि अर्थर होम्स ने जियोलॉजिक टाइम स्केल भी यहाँ पर दे दिया था, यानी कि अर्थ की एज बता दी थी कि अर्थ, उन्होंने बोला था कि इस 1913 में बोला अर्थ जो है मिलियंस ईयर्स नहीं बल्कि बिलियंस ईयर्स ओल्ड है, उसकी इतनी एज है। सोचो 1913 कितना इंपॉर्टेंट ईयर बन गया केमिस्ट्री के लिए, साइंस के फील्ड के लिए। तो चलिए बेटा 1911 की बात करते हैं। जिस वक्त रदरफोर्ड साहब ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो एटम न्यूक्लियस होता है वो एक हार्ड मास होता है और बीच में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ से कुछ स्पाइरल वे में नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसे घूमता है। और फिर घूमते घूमते जब वो स्पाइरल वे में घूमता है तो उसको, इसकी स्टेबिलिटी को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दैट। हम साइंटिस्टों के नाक कान खड़े हो गए थे, पॉजिटिव उन्होंने ये कहा था ना, सब खड़े होकर उन्होंने बोला कि अब क्या करा जाए, किस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाए। तो वो कहाँ गए, क्लासिकल फिजिक्स के पास गए, और क्लासिकल फिजिक्स में वहां पर सब चीजें देखी कि कोई तो लॉ होगा, जो रूल होगा या जो नेचर का नियम होगा, कोई ना कोई इस चीज को पक्का जस्टिफाई करता होगा और हमारी इस चीज को एविडेंस देगा। तो उसके बाद कुछ चीजें थी उस वक्त, जो एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो मैक्सवेल साहब ने दी थी, और यही एनर्जी की बात करती थी उस वक्त। और वहां पर उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको क्या होती है, सन से जो आती हैं अर्थ तक, उनको क्या होता है, प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और वो एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ये पर मतलब आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, वेव जो होती है, लाइट जो होती है, उस वक्त वेव की फॉर्म में चलती थी बेटा। ये जीरो डिस्टरबेंस हो गया, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ये नेगेटिव नहीं, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो वेव कैसे चलती है, कुछ ऐसे चलती है। ये है आपकी इलेक्ट्रिक वेव जो ऐसे चलती है। आपको पता है ये सारी बातें आप छोटी क्लास से पढ़ भी चुके हो, क्लास 9th में, साउंड वेव्स। ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेव लेंथ बोलते हैं, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रिक वेव है, तो फिर उन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक वेव होती है, उनकी थ्योरी में ये बात कही गई थी ये। तो इन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक वेव होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और बच्चों को 2D में जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। और फिर इसके क्रस्ट और इसके क्रस्ट के बीच में जो एंगल दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि वो 90 डिग्री का है, ये वाला है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये येलो वाली हो गई आपकी इलेक्ट्रिक वेव्स, और ये हो गई इसकी मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये थ्योरी कहती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोनों वेव्स होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो ये मैक्सवेल साहब की थ्योरी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये वही स्पेक्ट्रम है जो आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो, विबग्योर पता है ना, रेनबो में मैडम बताती हैं क्लास में, छोटी क्लास में, सेकंड क्लास के बच्चे को, विबग्योर 7 कलर्स है ना बेटा, वही है, ये विजिबल रीजन है। इस तरफ देखो ये इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव, इस तरफ अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रेज और गामा रेज है। ये स्पेक्ट्रा पता होना चाहिए। विजिबल लाइट जो हम देखते हैं अपने घर में,
ठीक है। अल्ट्रावायलेट यूवी, केवल यूवी यहाँ जो लिखा है अल्ट्रावायलेट, सन के अंदर तो तीनों रेज होती है बेटा। जो सन होता है ना, सन के अंदर तीनों होती है, एक यूवी भी होती है, आईआर भी होती है और विजिबल भी होती है। तो विजिबल क्या करती है, सारी होती है। विजिबल तो वो होती है जो हमें सेंसेशन ऑफ साइट देती है, हम देखते हैं किसी चीज को। लेकिन जो इंफ्रारेड होती है वो हीटिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अगर आप हीटिंग की वजह से आयरन गर्म करते हो, प्रेस करते हो ना आप अपने कपड़ों में, तो वहां पर आईआर रेडिएशन, जो धूप है, धूप आती है, तो धूप में क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन से अगर होंगे धूप में हमें गर्मी लगेगी। लेकिन जो मतलब ऊपर हाई पोलर रीजन में जो कंट्रीज होते हैं वहां पर धूप ऐसे लगती है कि केवल बल्ब जल रहा हो, उसमें गर्मी नहीं होती है, क्योंकि वहां पर ठंड इतनी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन तक काम नहीं करती हैं। आईआर ही हीटिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेटा। अगर आईआर आएंगी सन की रेज में तो तभी हमें गर्मी गर्मी धूप लगेगी, मतलब गरम गरम फील होगा। अगर आपके सन की रेज में धूप में पूरी सन चमक रहा है और आईआर रेज नहीं है, तो धूप आपको केवल उजाला देगी, बल्ब की तरह देगी, वो आपको गर्म नहीं करेगी। ठीक है। और यूवी रेडिएशन जो होती है अल्ट्रावायलेट, आपको पता है अर्थ की चारों तरफ सन से निकलती है, अर्थ की चारों तरफ जो हम क्या होता है, ओजोन लेयर होती है। जैसे देखो ये है ना, ये जैसे जैसे ये सन है, यहाँ से ये सारी की सारी रेज निकली है, कौन कौन सी, आईआर भी निकली है, यूवी भी निकली है और विजिबल भी निकली है। लेकिन यूवी को इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट होता है, आपने पढ़ा है ना, 25 किलोमीटर ऊपर तक क्या होता है, एक ब्लैंकेट होता है ओजोन लेयर का। तो ओजोन लेयर क्या करती है, इसको यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ तक नहीं आने देती, क्योंकि अदरवाइज यूवी रेज तो हमारी स्किन के लिए, हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है ना। तो सन की रेज में सारी सन में सारी रेज होती है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और उस वक्त क्या बोला था कि जो वेव्स होती हैं, जो एनर्जी होती है, वो वेव की फॉर्म में चलती है, और वेव के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब क्या क्या वही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वेव की वेलोसिटी है ना, वेव का एम्पलीट्यूड, वेव का फ्रिक्वेंसी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो चलो बेटा, इसके बारे में बात की थी, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपकी बुक्स में बात करी गई है। तो एक्चुअली जब हम भी पढ़ते तो हमें लगता था क्यों बताया गया है ये सब, मतलब कनेक्ट नहीं किया गया था, कि स्टोरी की तरह से नहीं समझाया गया था कि ऐसा हुआ था। बस बोल दिया गया था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये चीजें ना स्टोरी की तरह अगर समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। चलो, तो यहाँ पर तो भैया आप देखो, जब अपने इतनी बड़ी बात अब आप साइंस में कह रहे हो कि एटम ऐसा होता है, आप इतने बड़े वैज्ञानिक जे जे थॉमसन साहब के एक्सपेरिमेंट को फेल करने जा रहे हो, और आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस हार्ड मास है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए, जब आपका इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, दुनिया की हर चीज को आप एविडेंस तो दोगे ना। आपको जब अपनी कोई बात होगे तो रेंडमली तो नहीं कहोगे ना, एविडेंस तो चाहिए उसके लिए। तो जब अब इलेक्ट्रॉन में तो एनर्जी है, तो एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन में कैसे कैसे एनर्जी हो रही, कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और किस स्पाइरल वे में घूमेगा कि कैसे घूमेगा, ये जस्टिफाई रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। क्योंकि जो मैक्सवेल की थ्योरी कहती थी, वो ये कहती थी कि जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना बेटा, जो एनर्जी है वो वेव्स की फॉर्म में चलती है, और वेव्स क्या करती है इस तरीके से, ये देखो ऐसे वेव्स की फॉर्म में चलती है, और ये वेव्स क्या करती है, अपनी एनर्जी को लूज करती हैं, लूज करती हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या दिया, तो आपकी बुक में सबसे पहले क्या दे रखा है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का दिया हुआ है प्रॉपर्टीज। मतलब कि ये किताबों में ये बता रखा है बेटे कि रदरफोर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये ड्रॉबैक था। तो आपसे मेन ड्रॉबैक पूछ लेते हैं, और मेन ड्रॉबैक के बाद पूछते हैं कि किसने बताया था, कौन सी थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्लासिकल फिजिक्स फेल क्यों हो गई थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो तब आप वहां बताओगे कि मैक्सवेल साहब की क्लासिकल थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती थी एनर्जी को, और उसकी वजह से वो फेल हो गई थी। तब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए किताबों में भी दिया हुआ कि बच्चे भाई, जब मैक्सवेल की थ्योरी आपको बोला जाएगा कि वहां फेल हो गई थी, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ना, नहीं था आखिर थी क्या। तो इसलिए आपकी एनसीईआरटी बुक्स में वहां पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि मैक्सवेल की थ्योरी ये थी, केमिस्ट्री की बुक्स में क्या थी, उनके पांच चार पांच पॉइंट थे, इसलिए दिया गया क्योंकि आप वहां पे भी पढ़ लेते हो इसको, वेव को, साउंड एनर्जी में क्लास नाइन्थ में, तो आपको बहुत आसान लगता है, चीजों को कनेक्ट कर पाते हो। तो यहाँ पर मैक्सवेल की थ्योरी का थोड़े कैरेक्टरिस्टिक दिए गए थे क्या, कि एनर्जी जो होती है वो कहाँ से आती है, किसी सोर्स से आती है, किसकी फॉर्म में आती है, रेडिएंट रेडिएशंस की फॉर्म में आती है ना। और ये क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, और दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और इनको प्रोपगेशन के लिए, मतलब एक से लेके दूसरी जगह जाने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। क्योंकि देखो बेटा, एयर तो अर्थ के कुछ ही स्ट्रेटोस्फियर एयर तो थोड़ी ऊपर तक है ना, उसके बाद तो खत्म हो जाता है एटमॉस्फेयर।
लेकिन सन से रेज आती तो है ना हम तक। तो मतलब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को पहुंचने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। रेडिएशन पास, अब वे जो रेडिएशन पास होती है उनके अंदर वेव कैरेक्टर होता है। और जो वेव और जो रेडिएशन होती है वो लाइट की स्पीड से चलती है। क्या होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁸ ठीक है। और इनको देखो कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ दिखाई गई थी। तो बताया गया था कि ये होती है। अब इन प्रॉपर्टीज को फिर कैसे हम यूज करेंगे, अभी आगे चलेंगे। और ये थ्योरी कैसे फेल हो गई थी रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, ये बात करेंगे। हमें क्या बात करनी है, हम कहाँ पहुंचे? हम 1911 की बात कर रहे हैं, जहां पर रदरफोर्ड ने अपना क्या दे दिया था? न्यूक्लियर मॉडल दिया था, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। लेकिन उसको मतलब कि एक्सप्लेन जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, यानी कि उनके ड्रॉबैक, मेन ड्रॉबैक बन गया था। अब साइंटिस्टों की जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर न्यूक्लियस उसके अंदर है वो और वो जस्टिफाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ कैसे घूम रहा है इसका भी एविडेंस चाहिए। तो वो फिजिक्स में घुसे, क्लासिकल फिजिक्स में वहां घुसे कि कौन सी थ्योरी मतलब इसको जस्टिफाई करेगी। तो उन्होंने पकड़ा कि एनर्जी जो थी, एनर्जी को जो जस्टिफाई कर रहा है वो मैक्सवेल की थ्योरी कर रही है। तो उन्होंने इसको डिटेल में पढ़ा। तब आपको बुक्स में लिखाया गया है कि डिटेल में थी क्या, तुम भी जानो इसके बारे में। क्या थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव? क्या थी? वेवलेंथ। आपको पता है दो वेव के क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को या फिर ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, उसको लैम्डा से शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये हो गई। जैसे आप ड्रॉ करते हो ना, जैसे कि इस तरीके से ड्रॉ करते हो, आप बोलते हो मैडम ये जीरो डिस्टरबेंस होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप और ये जीरो डिस्टरबेंस होता है, और ये क्या होता है? ये ट्रफ होता है, ये ट्रफ होता है ना, ये देखो। ठीक है, और ये लैम्डा हो गया, और ये सॉरी ये क्रस्ट होता है और ये ट्रफ होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई। फिर क्या दूसरा कैरेक्टर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितना चल रही है आपकी वेव। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने एक्स, ये डिस्टेंस है, मान चलो कोई भी वाई एक्सिस डिस्टेंस है, और आपने क्या किया है कि यहाँ पर आप बता रहे हो कि मैडम फ्रीक्वेंसी, अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे 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 ऐसे, इसका मतलब क्या है बेटा? खुद चेक करो। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस में कितनी वेव्स, कितने क्रस्ट बने? 1 2 3 4 5 6 बने। यहाँ कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या है ये? इसकी इसका मतलब क्या है? या ज्यादा क्रस्ट है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो गई? कम हो गई। ये देखो, ये वेवलेंथ है। तो ये चीजें ना, ये चीजें, ये वाली चीज यहाँ बताई गई थी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ, उतनी ज्यादा एनर्जी। ये बात वहां पर हो रखी थी। मैक्सवेल साहब की स्टोरी, मतलब सॉरी, जो क्या था, मैक्सवेल थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन करती थी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। यहाँ बातें की गई थी कि इन सब चीजों के बारे में, वेव के बारे में बात की गई थी। इसकी यूनिट जो थी फ्रीक्वेंसी की वो थी हर्ट्ज। हर्ट्ज आपने बताई थी, हर्ट्ज पर साइकिल। हर्ट्ज पर साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज पर सेकंड। इसकी सॉरी, हर्ट्ज पर सेकंड नहीं, हर्ट्ज। ठीक है, इसको हम एच जेड से शो करते हैं, या फिर साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल बना रहा है। साइकिल का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये वेव शुरू हुई यहाँ से, शुरू हुई यहाँ पे, आया एक तरफ और एक यहाँ पे पूरा एक थ्रस्ट। अब ये वेव खत्म हो रही है, यहाँ पर पूरी एक वेव है। ठीक है, अब दोबारा दूसरी वेव चलेगी। कहाँ से चलेगी? यहाँ से शुरुआत हुई, फिर ये चला चला थ्रस्ट, फिर ये चला ट्रफ, दूसरी वेव हो गई। हर एक वेव थ्रस्ट और ट्रफ दोनों कंटेन करेगी, तब एक वेव बनेगी। ठीक? तो ये दो वेव के बीच के क्रस्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ये बात हुई। ठीक है, अब आगे देखो। वेव नंबर, इसकी इनवर्स को, मतलब लेमडा की इनवर्स को वेव नंबर बोल दिया। इट इज नंबर ऑफ वेव्स इन द पर यूनिट वेव नंबर। इसको शो करते हैं न्यू बार से। ये यहाँ पर यूजली न्यू बार से दिया हुआ 1/लेमडा। वेव नंबर इसको बोलते हैं, वेव नंबर। एक ये था वेव नंबर, बताया गया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या था? उन्होंने क्या बताया? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या? वही किसके हिसाब से? लाइट की स्पीड से। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। लीनियर क्या बताया? लीनियर डिस्टेंस, एक वेव एक सेकंड में कितना ट्रेवल करती है। फिर उन्होंने बताया कि इसकी स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना ट्रेवल करती है वो उसकी वेलोसिटी बता दी गई। ठीक है बेटा। और उसके बाद एम्पलीट्यूड, आपको पता ही है कि जीरो डिस्टरबेंस से ऊपर तक के क्रस्ट तक के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलेंगे, या फिर ट्रफ के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय वी नहीं, ए से करते हैं हम अपनी किताबों में। हमारी बुक में ए से दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। ठीक, ऐसे लिखेंगे। ये होता है एम्पलीट्यूड। तो ये हमें, ये एक वेव की क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैक्सवेल साहब ने थ्योरी में कही थी।
फिर मैक्सवेल साहब ने क्या किया, सोचो बेटा। अब इसको इस तरीके से समझो। अब आप दोबारा से एक बार इस तरीके से समझो, अपने को अपने दिमाग में ऐसे ओवरव्यू बनाओ, पूरा पीछे से समझो, तो एक बैकग्राउंड बनेगा, आपका बेस बन रहा है, मॉडर्न फिजिक्स का बेस बन रहा है। सबसे पहले समझो कि 1808 में, याद करो, 1808 में जॉन डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम बिल्कुल इनडिविजिबल होता है। फिर उसके बाद बहुत साल तक ये थ्योरी मान्य थी। फिर 1886 में कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई, एनोड रेस की डिस्कवरी हुई, पर वो गोल्डस्टीन साहब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर 1897 में कैथोड रेस की डिस्कवरी कर दी थी जे थॉमसन साहब ने, क्या यूज करके, क्रूक्स ट्यूब यूज करके, जो उन्होंने 1979 में बनाई थी। तो जे थॉमसन साहब ने वहां पर कैथोड रेस डिस्कवरी करके ये बता दिया था कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। फिर उन्होंने इसी के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया। 1898 से न्यूक्लियर मॉडल को करना शुरू कर दिया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि प्लस चार्ज की भी प्रूफ, प्लस चार्ज इलेक्ट का भी मतलब प्रूफ मिल चुका था कि इसके अंदर है, और माइनस भी है। तो 1904 में प्लम मॉडल मॉडल में उन्होंने कहा था कि भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिस तरीके से तरबूज में नीचे रेड रेड पार्ट होता है वो प्रोटॉन पॉजिटिव पार्ट है एटम का, और काला काले बीज जो है वो नेगेटिव पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से एटम की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, ये बात बोली। लेकिन 1904 में फिजिक्स से काम के लिए, क्योंकि पहले साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं होता था, जे थॉमसन साहब को 1904 में फिजिक्स से किसी काम के लिए नोबेल प्राइज मिला, तो वो वहां बिजी हो गए, बजे मस्त रहने लग गए, और यहाँ पर उन्होंने नोबेल प्राइज दे दिया, तो लोगों को इनके काम में क्वेश्चन मार्क उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, अरे नो, जो हम थॉमसन साहब इतने बड़े आदमी, इनकी काम को कौन क्वेश्चन मार्क कर सकता है। लेकिन रदरफोर्ड भी इसी फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे थे, तो उन्होंने 1911 में हिम्मत करके क्या कर दिया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दे दिया। हेनरी बेकुरल साहब के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझकर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया, जहां पर उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करके वहां पर देखा कि भैया एटम ऐसा नहीं होता, उसके बीच में हार्ड मास होता है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है, वो स्पाइरल पाथ में है या फिक्स ऑर्बिट में है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एविडेंस चाहिए था, तो हम कहाँ घुसे, क्लास फिजिक्स के अंदर घुसे। क्लासिकल फिजिक्स चल रही थी, फिजिक्स जो इतने सालों से फिजिक्स बनाई जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े महान साइंटिस्ट, वहां पे कोई रूल ढूंढना था कि कोई ना कोई इनकी बात को जस्टिफाई कर दे। एटम कैसे जस्टिफाई होगा, रदरफोर्ड साहब पढ़ रहे थे कि मैं कैसे करूं अपने एटम को जस्टिफाई। और भी साइंटिस्ट इसमें लग चुके थे कि कैसे जस्टिफाई किया जाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्या हुआ कि मैक्सवेल 1864 में क्लार्क मैक्सवेल स्टडी कर रहे थे इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो जो मैंने अभी आपको बताई वेव थ्योरी है ना, उन यही वेव थ्योरी लाइट को, एनर्जी को और एटॉमिक स्ट्रक्चर को कनेक्ट करती है बेटी। इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि, इस थ्योरी में बोला गया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो ये है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में है, जो कि एक वेव की फॉर्म में चलती है। और इस थ्योरी ने साइंटिस्टों को मतलब कि एटम को समझने के लिए उसको ऑब्जर्व करना आसान कर दिया था कि किस तरीके से एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर एमिट करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, उसे कैसे समझा साइंटिस्टों ने, साइंटिस्टों को बोला कि उठाओ मैक्सवेल के लाइट को, ठीक है, जो वेव की फॉर्म में चलती है, कोई एक लाइट का सोर्स बनाओ। ये लाइट का सोर्स बनाया, बोला चलो अब लाइट का सोर्स है, मैक्सवेल साहब कह रहे हैं तो वेव की फॉर्म में चलती है, बोला हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे इसको। उन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के अंदर गैस भर दी, और गैस के अंदर तो आपको पता ही है एटम्स होते हैं, है ना। गैस, अब आप सिलेंडर तो लेना ही पड़ेगा बेटा गैस के लिए, गैस तो बहुत आवारा होती है, आप उसे कंट्रोल ही कर सकते हो क्लोज कंटेनर के अंदर। तो यहाँ इसको ले लिया गया, गैस के एटम के अंदर बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करी करी, उसे एक्साइट कर दिया गया, और उसने क्या निकाली, लाइट निकाली, किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। ये वही वेव्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। उसको फिर प्रिज्म के अंदर से पास करके देखा गया कि यहाँ पर कुछ लाइन स्पेक्ट्रम उन्होंने निकाली, उन स्पेसिफिक वेवलेंथ, मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है वो आ तो रही है कॉन्टिन्यूअस विबग्योर की फॉर्म में, मतलब या फिर पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल, फिर इधर यूवी, इधर आईआर सब आ रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। जब उन्होंने एक स्क्रीन पर देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ लाइंस आ रही हैं पर्टिकुलर जगह पर, मतलब कुछ वेव्स को तो ये गैस, कुछ मतलब कि वेव्स को तो ये गैस एब्जॉर्ब कर ले रही है, कुछ एनर्जी, कुछ वेव्स ऐसी होंगी, कुछ एनर्जी की वेव्स को ये जो गैस है वो एब्जॉर्ब कर ले रही है, कुछ को ही वो रिलीज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते रहते हो, तो जो
सब्सटेंस होता है, जो एटम्स होता है, वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट वो नहीं करता, कुछ-कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सारी एनर्जी को नहीं, सारी एनर्जी को हाँ, रिफ्लेक्ट कर रहा है किसकी फॉर्म में? लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में। और कुछ को वो क्या कर दे रहा है? एब्जॉर्ब कर दे रहा है। तो इस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा मिला। ठीक है? तो जब लाइट इलेक्ट्रिक स्पार्क या यूवी लाइट को एक्साइट किया गया गैस के अंदर, तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई जिसको उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा बोला। ठीक है? और अब इन्होंने क्या बोला कि ये लाइन स्पेक्ट्रा जो यहाँ पे लिख रहा है, स्पेसिफिक वेवलेंथ का जो लाइन स्पेक्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है, इसने क्या शो किया? एटम डू नॉट एमिट ऑल कलर्स कॉन्टिन्यूअसली। एटम एब्जॉर्ब तो कर रहा है सारे कलर्स कॉन्टिन्यूअसली, लेकिन सारे सबको कॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। वो कुछ ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को एमिट कर देता है। जिसको एमिट कर रहा है वो लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में दिख रहा है, जो एब्जॉर्ब कर लिया वो कर लिया एटम ने, गैस के एटम ने, है ना? आपने डाली तो पूरी की पूरी सारे के सारे लाइन स्पेक्ट्रा थे ना, इसके अंदर सारी थी वेव्स। कौन कौन सी? वही स्पेक्ट्रा जो अभी बताया मैंने, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। देखा ना पीछे बेटा, पूरा स्पेक्ट्रा आपने यहाँ पर दिखाया था मैंने, ये रहा। ये सारी की सारी वेव्स आपने इसके अंदर डाली, ये वाली। लेकिन उसने कुछ एब्जॉर्ब कर ली गैस ने, कुछ क्या कर दी? एमिट कर दी। यानी कि इन्होंने ये थ्योरी ये बोलती है कि जो एटम्स हैं वो सारी के सारी कॉन्टिन्यूअस जो कलर्स हैं उनको क्या करते हैं? एमिट नहीं करता है, वो कुछ ही वेवलेंथ को एमिट करता है, जो कि लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में यहाँ पर आपको दिख रही है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, तो अब क्या हुआ? अब इस थ्योरी को लगाना शुरू किया किसके ऊपर? रदरफोर्ड के एटम के मॉडल के मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर स्टेबिलिटी जानने के लिए। क्या था? क्या था वो? कहा गया कि जो एटम है वो हार्ड न्यूक्लियस है, जो हार्ड मास है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, अब कैसे रास्ते में घूम रहा है इसको जस्टिफाई करना था। जस्टिफाई करने के लिए थ्योरी फेल हो गई थी, नहीं कर पाई जस्टिफाई। उस वक्त यही थ्योरी थी, इसीलिए ये रदरफोर्ड का बड़ा मेन ड्रॉबैक रह गया उनकी थ्योरी का। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी कहती थी कि अगर आपका कोई भी पार्टिकल एनर्जी का कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी है और ये जब इस चारों तरफ घूमेगा तो क्या करेगा? ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, छोड़ेगा कुछ एनर्जी, सारी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ छोड़ेगा। तो जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्या होगा? धीरे 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 करके उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा और एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा? स्टेबल करेगा। और एटम तो नेचुरली तो वो एग्जिस्ट करता था। भैया आपकी बॉडी, हमारी बॉडी, पेन, कलम, किताब, पंखा, कूलर, सब कुछ, एसी, कपड़े, अगर अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब एटम तो एग्जिस्ट करता है, एटम तो स्टेबल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब एटम तो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एटम को स्टेबल ही नहीं होना चाहिए। और एटम तो सच में स्टेबल था, प्रकृति में तो स्टेबल था। तो ये थ्योरी इसकी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसलिए बोला जाता है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल्ड फॉर द फोर्स एटम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियर शुड कॉन्टिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी। क्या होना चाहिए? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस चारों तरफ घूम रहा है, अगर आप इस थ्योरी को यहाँ अप्लाई करते हो तो बेटा वो धीरे 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 एनर्जी को क्या करना चाहिए? रेडिएट करेगा। रेडिएट करते 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 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो एटम स्टेबल नहीं होंगे, पर एटम तो सच में स्टेबल होते हैं अर्थ के अंदर। तो फिर क्या हुआ? तब कुछ और साइंटिस्टों को कुछ और सोचने की जरूरत पड़ी। साइंटिस्टों ने बोला अब क्या करें, हमारी क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल फिजिक्स तो फेल हो रही है, ये थ्योरियां तो फेल हो रही हैं इसको एक्सप्लेन करने में, बट हमें तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा क्योंकि एटम तो स्टेबल है। चलो भैया और कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला चलो भैया कुछ और बात करते हैं, फिजिक्स के अंदर और घुसते हैं। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट भी देखा उन्होंने। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट को वहां पर क्या पता ये एक्सप्लेन कर दे, वहां पर भी यही थ्योरी चल रही थी। उन्होंने क्या बोला? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है? अच्छा, सारी बातें ये कहानी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की 1890s की। मतलब आप क्यों, मैं आपको, आप इसमें ट्रैक क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये सब चीजें, पुरानी चीजें यूज हो रही हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी 1864 की, कौन पढ़ रहे हैं? ये याद करो, कौन पढ़ रहे हैं? रदरफोर्ड और उनके कलीग्स पढ़ रहे हैं कि हम कौन सी थ्योरी लगाएं कि हमारा एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाए? वैलिड हो जाए, मतलब
स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सके। तो 1864 की मैक्सवेल थ्योरी फेल हो गई थी इसे एक्सप्लेन करने में, तो इन्होंने सोचा कि और थ्योरी पढ़ते हैं। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को के एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करना शुरू किया, अब तक ये एक्सप्लेन कर दे, तो जो कि 1890s में दी गई थी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर उस वक्त काम कर रहे थे कुछ साइंटिस्ट। उन्होंने सोचा क्लासिकल थ्योरी और क्लासिकल इसको एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंट था ये भी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बिल्कुल अलग था। मतलब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में भी क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी। मतलब क्लासिकल फिजिक्स नई नई जो थी ना, की थ्योरी जो थी ना, नई नई जो इन्वेंशन थी वहां अप्लाई नहीं हो रही थी, फेल हो जा रही थी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट मतलब साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मेटालिक खोखला मतलब हॉलो एक सिलेंड्रिकल मतलब गोला ले लिया। गोला मतलब आप ये तो सर्कुलर नहीं है, देखो आप ऐसा सर्कल की तरह, खोखला फुटबॉल की तरह खोखली मेटालिक वो ले ली थी, मतलब कि स्फीयर। और उसके अंदर क्या किया था, रेडिएशंस पास की थी, बहुत सारी रेडिएशंस पास की थी, अंदर हीट पास करी, हीट करी थी। तो इस तरीके से रेडिएशन आपस में क्या कर टकराते, रेस तो लाइट तो स्ट्रेट लाइन चलती है ना, टकराते हुए इस तरीके से बहुत ही गर्मी प्रोड्यूस कर रही थी, बहुत ज्यादा। फिर एक होल करके देखा था, और उस होल से उस रेस को जो जो रेस बाहर आई एमिट आई उसको स्टडी करके देखा प्रिज्म के अंदर डाल के, कुछ इस तरीके से कलर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाई दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेव ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो थी, देखो लिखा अ स्मॉल होल इन अ हीटेड कैविटी बिहेव्स लाइक अ ब्लैक बॉडी एंड एमिट्स कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन। इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन इन्होंने यहाँ पर रिलीज करी। अब क्या हुआ, इसको पढ़ने के लिए उन्होंने ग्राफ बनाया। उन्होंने कहा चलो ग्राफ बना के देखते हैं, पढ़ते हैं। ओहो, ऐसे थ्योरेटिकली मतलब जब सारी क्लासिकल थ्योरीज अप्लाई की गई, तो थ्योरीज कह रही थी कि कुछ इस तरीके से ग्राफ आना चाहिए। देखो बेटा इंटेंसिटी, थ्योरीज में क्या कहा, बहुत स्ट्रगल किया भैया साइंटिस्टों ने, बहुत स्ट्रगल किया। मतलब एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट करने के बाद और थ्योरी मैच ही नहीं करी। अब तुम कह रहे हो ये दोनों मैच मिसमैच हो गया, जो थ्योरी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट बता ही नहीं रहा था, एक्सपेरिमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो थ्योरी कहती थी कि ब्लैक बॉडी सारी वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और सबको ही कॉन्टिन्यूअसली एमिट कर देती है। और थ्योरी का ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आता था। और थ्योरी ग्राफ कहता था कि इंटेंसिटी बढ़ने पर, ये तो वेवलेंथ के साथ है बेटा, इंटेंसिटी के लिए ऐसे आता था। अगर आप फ्रीक्वेंसी के साथ करोगे, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी मतलब आई के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो कुछ थ्योरेटिकली ग्राफ ऐसा लगातार बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, टाइम ऐसा इनफाइनाइट रहनी चाहिए एनर्जी, ऐसा था। लेकिन ऐसा नहीं था प्रैक्टिकली ग्राफ, ऐसा थ्योरी कहती थी ऐसा ग्राफ आना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा ग्राफ नहीं आया। प्रैक्टिकली पता ग्राफ कैसा आया, ऐसा फ्रीक्वेंसी के साथ। ये देखो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ प्रैक्टिकल ग्राफ ये था। आना कैसा चाहिए था थ्योरेटिकली, ऐसा। अब बताओ, तुम खुद सोचो कि अगर तुम कोई काम कर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए और होता कुछ और है प्रैक्टिकली, तो क्या होगा, आएगा नहीं आया दिमाग में, ये क्या चल रहा है भाई, हम जो काम कर रहे हैं उसमें इतना गड़बड़ी क्यों हो रही है। तो साइंटिस्टों के आगे चैलेंज आ गया, देखो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ऐसा था, ब्लू वाला, और आना चाहिए था ऐसा, रिजल्ट मैच ही नहीं कर रहा था। फिर जब ब्लैक बॉडी के एमिशन मतलब स्पेक्ट्रा को मेजर किया, तो भैया कुछ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट देखने पड़े। तो तब उस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि जो इंटेंसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, जो इंटेंसिटी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्होंने इक्वेशन दी थी। इनके अनुसार फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एमिटेड एनर्जी लगातार बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, यानी कि यूवी रीजन में इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जानी चाहिए थी। और इस प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक्सपेरिमेंट में कुछ और आया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस प्रॉब्लम को वहीं बोल दिया गया कि ये अल्ट्रा वायलेट क्या कैटास्ट्रॉफी है, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी बोल दिया गया बेटा इस प्रॉब्लम को, और इसका समाधान नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्या हुआ जब समाधान नहीं हो पाया, तो एक साइंटिस्ट थे प्लैंक, जो कि इस क्लासिकल थ्योरी वो सब पढ़ रहे थे, सब देख रहे थे, कोई एक्सप्लेन, उन्होंने देखा ब्लैक बॉडी को भी कोई क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, और वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी जो रदरफोर्ड साहब का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, स्टेबिलिटी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है, इंटेंस थ्योरी, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर, इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स की लिमिटेशंस है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्लासिकल फिजिक्स कुछ काम नहीं कर पा रही है, हमें कुछ और करना पड़ेगा।
ठीक है। तब उन्होंने क्या सोचा, तब एक साइंटिस्ट जो थे महान आत्मा जो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं अब, दिल थाम के बैठो, उनका नाम है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ये सारी घटनाओं को सुन रहे थे और सच घटनाओं के बारे में आपस में समझ रहे थे कि ये क्या घटनाएं घट रही हैं साइंस के एरा में, साइंस के फील्ड में। तो उन्होंने क्या देखा कि क्लासिकल थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल डेटा, मतलब क्लासिकल थ्योरी के जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डेटा है वो मैच नहीं कर रहे हैं। और प्लैंक साहब बहुत टाइम से ये काम कर रहे थे बेटा, बहुत टाइम से। प्लैंक साहब बहुत टाइम से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को मैच करने की कोशिश कर रहे थे, प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कैसे होगा। बहुत कोशिश करी उन्होंने, कहीं नहीं हुआ। उन्होंने एक एजम्पशन लगाया, मैथमेटिकल एजम्पशन लगाया। उन्होंने बोला कि भैया ये इक्वेशन और ये ग्राफ, कौन सा ग्राफ, जब आप फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में ब्लैक बॉडी ग्राफ ड्रॉ करते हो, जो एक्स इस तरह का ग्राफ आता है, ये ग्राफ आपकी एनर्जी के साथ तभी मैच करता है अगर एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं डिस्क्रीट पैकेट्स में एमिट करे। कोई भी सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स कॉन्टिन्यूअस नहीं, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करे, तभी ये इक्वेशन आई प्रोपोर्शनल टू वी न्यू स्क्वायर वैलिड होगी, तब ये फॉलो हो जाएगी, तब हमारा जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है काम करना शुरू कर देगा। ये इक्वेशन यहाँ क्लास नहीं हो रही है, उन्होंने बोला ये इक्वेशन यहाँ नहीं लगेगी, ये इक्वेशन यहाँ पे इसमें थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली बहुत विरोधाभास है। थ्योरी कहती है कि ग्राफ आना चाहिए था, थ्योरी कहती है ग्राफ आना चाहिए था बिल्कुल यहाँ से, अगर आप शुरू करो ऐसे 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 सीधा ग्राफ आया ही नहीं, प्रैक्टिकल कहता है, एक्सपेरिमेंट कहता है ऐसा आना चाहिए। तो बोला कि ये तो गलत हो गया, थ्योरी एजम्पशन। तो उन्होंने एज्यूम किया कि ये एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ है वो तभी पॉसिबल है जब हम ये मान के चले कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस वेव्स की फॉर्म में नहीं है बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, पैकेट्स की फॉर्म में। प्लैंक खुद शुरू में क्वांटम कंसेप्ट पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने इसको बस मैथमेटिकल एजम्पशन माना था। उन्होंने कहा था बस मैंने तो अपने काम को मतलब भाई जस्टिफाई करने के लिए इस इक्वेशन को ये इक्वेशन कब फॉलो होगी सिर्फ इसके लिए मैंने एज्यूम किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रकृति में कुछ ऐसा होता है। इन्होंने ये 1900 में किया था बेटा। लेकिन आइंस्टीन साहब ने 1905 में क्वांटम मैकेनिक्स को फिजिकल मीनिंग दे दिया। 1905 में, तभी तो आइंस्टीन साहब को फिजिक्स का इतना बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने 1905 में क्वांटम मैकेनिक्स को फिजिकल मीनिंग दे दिया और उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया ये केवल मैथमेटिकल एजम्पशन ही नहीं है, ऐसा नेचर में सच में होता है। उन्होंने बोला कि हाँ लाइट जो वेव है वो बनी ही फोटोन से होती है। उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, फोटोन। बोला ये अचानक नहीं हुआ है, ये कोई एजम्पशन एजम्पशन नहीं है। हालांकि प्लैंक कई सालों से ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को इक्वेशन मतलब कि एक्सपेरिमेंट को इक्वेशन में फिट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने खुद ही कहा था कि उन्हें एक्सपेरिमेंटल डेटा को प्रूफ करना था, इसलिए उन्होंने ये क्वांटाइजेशन मान लिया था कि एनर्जी E इक्वल्स टू एन एच न्यू की फॉर्म में आ रही है। उन्होंने सिर्फ माना था, एज्यूम किया था। लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि ये सिर्फ मैथमेटिकल ट्रिक नहीं थी बल्कि नेचर का रियल रूल था। उन्होंने बोला ये प्रकृति का रियल रूल है। तो बेटा प्लैंक साहब ने क्या किया ये देखो, 1900 में प्लैंक साहब ने एनर्जी का क्या दिया, एनर्जी का एमिशन, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, क्वांटाइज्ड है। उन्होंने कहा था कि क्वांटाइज्ड है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्वांटाइज्ड है मतलब फिक्स्ड है, पैकेट्स की फॉर्म में है, E इक्वल टू NH न्यू बोला था। फिर 1909 में जब मोहन आत्मा आइंस्टीन सर आए तो उन्होंने बोला लाइट खुद फोटोन से मिलके बनी है। लाइट बेटा बहुत बड़ी बात है, ये लाइट खुद फोटोन से मिलकर बनी है। ठीक है। और जो इन्होंने बोला E इक्वल टू एच न्यू पर फोटोन, हर फोटोन के अंदर इतनी एनर्जी होती है। और उन्होंने फिजिक्स में अभी जब तुम पढ़ोगे भैया 12th में जाओगे और जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां शुरुआत ही यहीं से होती है उस मॉडर्न फिजिक्स की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। मैं कह रही हूँ ना, यहीं से तुम्हारी पूरी मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हुई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक चैप्टर है वहां पर दे दिया।
एक्सपेरिमेंट दे दिया इन्होंने, इसकी इक्वेशन दे दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एक्सप्लेन कर दिया 1905 में। समझे? तो ये कहानी थी हमारी इस चीज की, एटम मतलब किस तरीके से एटम को जस्टिफाई किया जाए। सोचो साइंटिस्टों की लाइफ में कितना बड़े चैलेंज होते हैं, वो रियल हीरो होते हैं बेटा। क्योंकि भाभा साहब ने भी कहा था कि देश का विकास तभी हो सकता है जब हम अपने देश की तरक्की को में टेक्नोलॉजी को जोड़ें। तभी तो उन्होंने इसरो और पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूट खोल दिए थे, डीआरडीओ, बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर, 3-4 साइंटिस्टों ने मिलकर अमर हो गए साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो देखो कितना बड़ा काम कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वेंशन कर दिया। फिर इसी क्वांटम की थ्योरी को सबसे पहले 1913 में नील्स बोर साहब ने सबसे पहले दरफोर्ड के मॉडल को की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है और क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जब कोई एक्सेलरेटिंग बॉडी, आपको पता है ना बेटा, जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है, भाई सर्कुलर पाथ में जब कोई चीज चलती है वो लगातार एक्सेलरेशन होता है। कैसा होता है उसके अंदर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। और हर पॉइंट पर उसकी भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो हर बार डायरेक्शन बदलेगी तो क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब कोई चीज चेंज हो रही है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब एनर्जी का लॉस हो रहा है, एक्सिलेटिंग चार्ज बॉडी तो एनर्जी लॉस कर रही है, तो वो क्या कहता, ऐसा है क्लासिकल फिजिक्स कहती थी भैया एनर्जी लॉस करेगी तो वो गिर जाएगा, मतलब क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि एटम तो स्टेबल था। तो बोर ने प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को यूज किया और पोस्टुलेट दिया, और वहां पर बोर के पोस्टुलेट्स इतने फेमस हुए, इतना 2D स्ट्रक्चर दे दिया उन्होंने। तो आइंस्टीन सर ने खुद, मतलब नहीं सॉरी, नील्स बोर साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता है, जिसमें एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, वो फिक्स्ड होती है। समझे? और उसको बोलते हैं ऑर्बिट। और एनर्जी तभी चेंज होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, एनर्जी को, या वो तभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है। तो यहाँ से शुरू होती है 1930 पॉइनियर ईयर की शुरुआत। साइंटिस्टों के तो तरक्की के पीछे कितनी सारी कहानी होती है, उन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितने लाइब्रेरीज में बैठना पड़ता है, कितने अभी मैं मुंह से यूट्यूब निकल रहा था बेटा, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। हमारे जमाने में जब हम पीएचडी करते थे तो उस वक्त हम लाइब्रेरी में जाते थे, किताबें खोलते थे, छान मारते थे, फिर रिसर्च पेपर्स पढ़ते थे। बुक्स में कुछ नहीं मिलता, रिसर्च पेपर्स किसने क्या किया अपने फील्ड में वो सब पढ़ते थे। पढ़ने के बाद हमें इतना लिटरेचर इकट्ठा करना पड़ता था, उसके बाद हम अपने काम को निकालते थे। और आज की डेट में तो आप फटाफट नेट लगाते हो, यूट्यूब लगाते हो, यहाँ से ये पेपर खोलते हो खुल जाता है, कितनी फैसिलिटीज है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पहले, और हमारे से पहले तो पता नहीं इतने साल पहले कितना चैलेंज होगा लोगों के, लेकिन लोग तब भी आगे निकले, क्योंकि ह्यूमन माइंड एंड टाइम सोचता है, ह्यूमन माइंड की कोई भी लिमिट नहीं है। आइंस्टीन साहब ने कहा था कि इस संसार में दो ही चीज अनलिमिटेड है, दो ही चीज की लिमिट नहीं है, लिमिट इनफाइनाइट है। कौन है वो? एक यूनिवर्स और एक ह्यूमन माइंड। तो इतना सोच सकता है, सोचो। अब बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि 1913 में नील्स बोर साहब ने जो एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। अब आने वाला है और मजा, ट्विस्ट अब आपकी इस फील्ड में आ जाएगा, क्योंकि क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो फॉलो करते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, दूर दूर तक वीडियोस को पहुंचाइए, और हिस्ट्री के हिसाब से एक बहुत शानदार स्टोरी के फॉर्म में इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़िए और समझिए, जो कि बहुत ही ओशियन ऑफ रिसर्च है हमारे लिए, साइंस के फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट, we will study in next topic. What would be the next topic? That would be the Bohr's मॉडल। ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार मॉडल था, जिसने साइंस को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक नया मोड़ दे दिया था। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।